और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से जुड़ी दिल्ली से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर CATS एम्बुलेंस के 14 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और ये सभी कर्मचारी लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास कंट्रोल रूम में तैनात थे। अब ये जानकारी लगाई जा रही कि ये पिछले दिनों किन किन के संपर्क में आए, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं और अभी तक इनके साथ किन किन का संपर्क हुआ, अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक ही कंट्रोल रूम में ये सभी के सभी तैनात थे कर्मचारी और वहां पर अगर ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो इसके पीछे की वजह क्या, कहां से इन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ, इसके बारे में कुछ मिल रही है क्या इनपुट? देखिए, सीधे तौर पे टोटल 14 लोग जो हैं वो संक्रमित है, जिसमें से करीब 10 लोग जो हैं वो जोनल ऑफिस में लक्ष्मीनगर में तैनात थे। इसके अलावा 4 लोग जो ड्राइवर थे वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो टोटल करके 14 लोग ऐसे हैं जो इस समय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं लक्ष्मीनगर जोन में। इसके अलावा सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो लगातार अब उन लोगों की जाँच की जा रही है जिनके संपर्क में ये लोग आए थे, कहाँ ये लोग गए थे और पिछले एक हफ्ते की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश की जा रही है। उसी आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा करीब 42 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने की बात भी की जा रही है। और एक और बात जो है वो ये कि जो साउथ दिल्ली का इलाका है वहां पर भी जो है वो कैट्स के तमाम एम्प्लॉयज़ का टेस्ट कराने की बात की जा रही है, क्योंकि ये लोग जो है वो इनमें से कुछ स्टाफ लक्ष्मी नगर से साउथ दिल्ली में शिफ्ट किया गया था 3 दिन पहले। तो ऐसे में साउथ दिल्ली के कुछ स्टाफ को भी जो है वहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। तो टोटल करीब 42 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको सेल्फ क्वारंटाइन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी लक्ष्मी नगर जोन में करीब 14 लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका टेस्ट परसों करवाया गया था। जी, और रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, आप नजर बना रखिएगा। मैं आपके पास एक बार फिर से लौट रहा हूं। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर कॉपस हेड़ा इलाके में एक इमारत के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कॉपस हेड़ा इलाके में ये इमारत है। यहां पर इस इमारत के अंदर रहने वाले 41 लोगों की कोरोना में पुष्टि हुई है। दरअसल इस कोरोना संकट पर इस वक्त दिल्ली से यह बड़ी खबर है, क्योंकि एक ही इमारत के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वरुण, ये कितनी चिंताजनक स्थिति, एक ही बिल्डिंग के 41 लोगों में कोरोना का संक्रमण, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी मिल रही है क्या? बिल्डिंग को सील किया गया था और उस समय शुरुआती दौर में 3 केसेस को पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया था। तमाम लोग अंदर थे, उनका टेस्ट करवाया गया था। अब 41 लोग टोटल पॉजिटिव पाए गए हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर। 4 मंजिला इमारत है। टोटल 48 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते थे। 3 लोग पहले पॉजिटिव पाए गए थे। 41 अब तो टोटल 44 लोग जो हैं वो इस पूरी बिल्डिंग में पॉजिटिव हैं। 4 लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन जो है वो किया गया है। इसके अलावा आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहां भी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन हाँ, 19 तारीख को इस बिल्डिंग को सील किया गया था 3 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद, और अब 41 लोग इस पूरी बिल्डिंग में पॉजिटिव आए हैं रिपोर्ट के आधार पर। जी, लेकिन अगर वरुण हम ये स्थितियां देखें तो यहां पर लगातार चिंताजनक होती जा रही है स्थिति। अगर एक साथ 40 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और दिल्ली के सभी इलाके तकरीबन कंटेनमेंट हैं और रेड जोन में हैं, तो आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण और भयानक भी तौर पे लगातार जिस तरीके से हालात बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से परिस्थिति बदल रही है, ऐसे में दिल्ली के अंदर रेड जोन में लगातार टेस्टिंग की जा रही है और उसी टेस्टिंग के आधार पर इस प्रकार के आंकड़े लोगों के सामने आ रहे हैं। एक ही बिल्डिंग में अगर 41 लोग एक साथ पॉजिटिव निकल के आते हैं तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। सरकार ने पहले भी कल कहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाए जाएं और टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम टेस्ट हो। जैसे जैसे टेस्ट होंगे वैसे तो आइडेंटिफिकेशन होती रहेगी। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इन सबके बीच कोरोना महामारी अब CRPF के कैंप में भी घुसपैठ कर चुकी है, यह बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ईस्ट दिल्ली में तैनात CRPF की बटालियन में 68 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की जांच में 68 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ इस बटालियन में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो 122 तक पहुंच गई है। इससे पहले भी इसी बटालियन के कुछ और जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे और अब 68 जवान और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन सबके बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ से कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नांदेड़ के गुरुद्वारे में 20 लोगों को कोरोना का संक्रमण है।
सभी कोरोना संक्रमित लंगर साहिब गुरुद्वारे में रहते हैं और इनमें कोरोना का संक्रमण पाया गया है। इंद्रजीत मेरे सहयोगी खबर पर लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? अब क्या इन लोगों के संपर्क में आए और लोगों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश जारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से नांदेड़ गुरुद्वारे से जो पंजाब ले जाए गए थे श्रद्धालु और उनमें जब कोरोना के लक्षण दिखने लगे, कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगे, तब महाराष्ट्र में भी जितने भी कर्मचारी थे गुरुद्वारे के और जो लोग भी लंगर साहिब से जुड़े हुए थे सभी का टेस्ट कराया गया था। करीब 97 लोगों का टेस्ट कराया गया था, जिसमें से 20 लोगों के जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए हैं, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और अभी सभी 97 लोगों को क्वारंटीन किया गया है और अभी कुछ लोगों की रिपोर्ट उसमें से आनी बाकी है, लेकिन ये प्रशासन के लिए काफी चिंता की बात है। और दूसरे, इस मामले को लेकर राजनीति भी गर्मा सकती है, क्योंकि पंजाब के एक मंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र से जब श्रद्धालु चले तो उनका ठीक से टेस्ट नहीं किया गया और यही कारण है कि पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि जब वहां पर गए, पंजाब में ये लोग गए श्रद्धालु, वहां पंजाब में ठीक से टेस्टिंग नहीं हुआ। उसका वीडियो भी आया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन भी नहीं हो रहा था, वहां पे ठीक से टेस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये 20 कर्मचारी यहाँ पे गुरुद्वारा लंगर साहिब से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ी चिंता की बात है और सवाल बड़े उठेंगे। बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे और आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सब के बीच पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग का गिरफ्तार आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दरअसल पालघर में पिछले महीने जिस तरह से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया था, 2 संतों और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी गई थी, उनमें से जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 55 साल के इस आरोपी को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तार एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला है। 55 साल के इस आरोपी को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अन्य जो 20 आरोपी और हैं और 23 पुलिसकर्मी जो हैं उनके भी अब सैंपल लिए गए हैं और उसकी भी जांच कराई जा रही है। और राजस्थान के जयपुर से एक ट्रेन पटना के दानापुर के लिए निकली है और कुछ मिनटों में ही यह ट्रेन अब दानापुर पहुंचने वाली है। दानापुर से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की भी इसके बाद पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें, ये जयपुर से रवाना हुई और अब ये दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। और दानापुर के बाहर देखिए कैसे बसें यहां पर तैनात हैं और किस तरीके से अब इन जो मजदूर यहां पर पहुंचेंगे उन्हें इन बसों के जरिए अपने अपने जिले, अपने अपने शहरों में पहुंचाया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था है। जयपुर से यह ट्रेन मजदूरों को लेकर के चली और इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। 72 लोगों की जो बैठने की क्षमता वाली बोगी है उसमें सिर्फ 56 लोगों को बैठाया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दानापुर में। यह जगजीवन रेलवे स्टेडियम है, आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी संख्या में बसें लगाई गई है। अब से थोड़ी देर के बाद दानापुर रेलवे स्टेशन पर जो जयपुर से ट्रेन चली है वह करीब 1187 श्रमिकों को लेकर दानापुर पहुंचने वाली है। और उसके बाद जो मजदूर हैं जो जयपुर से आ रहे हैं उनको स्टेशन पर उनकी स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद इस बस में बैठाकर उनको उनके जो घर जिला है वहाँ भेजा जाएगा। वहाँ पर उनको 20 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अलग अलग बसें लगाई गई है, उस पर लिखा हुआ है जिले का नाम, यानी जो मजदूर जिस जिले के होंगे उस बस पर वह बैठेंगे और उनको वह जिला लेकर जाया जाएगा। वहाँ 20 दिनों तक उनको क्वारंटाइन रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जब मजदूर ट्रेन से उतरेंगे तो उनकी स्कैनिंग होगी, मेडिकल जाँच होगी और उसके बाद इस बस के सहारे उनको उनके गृह जिला जो है वहाँ पहुँचाया जाएगा और वहाँ 20 दिनों का क्वारंटाइन रखा जाएगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और वहीं दानापुर पहुंचने वाले मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने पटना के डीएम कुमार रवि से बात की। पटना के डीएम कुमार रवि इस वक्त हमारे साथ है। सर, ये बताइए क्या प्लानिंग है, जो मजदूर आ रहे हैं उनको उनके घर तक कैसे लेके जाया जाएगा? यहाँ जितने भी मजदूर भाई यहाँ पर आ रहे हैं उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा दानापुर स्टेशन और उसके पास में रेलवे स्कूल में सारे इंतजाम किए गए हैं। इस ट्रेन से लगभग 1200 मजदूर आ रहे हैं। उनको
यहाँ से रेलवे स्कूल में ले जाया जाएगा। वहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग करा करके और वहाँ से विभिन्न जिलों की जो बसेज आई हैं उसके माध्यम से विभिन्न जिलों को भेज दिया जाएगा। पटना ज़िले में जो लोग पटना ज़िले के रहने वाले हैं उनको प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पर उनके रहने खाने के सभी इंतजाम किए गए हैं और उसके लिए सारी सुविधा भी वहाँ पर बनाई गई है। यानी सबसे पहले जब वो ट्रेन से उतरेंगे तो उनकी स्कैनिंग होगी और मेडिकल जांच यहीं पे होगी। हाँ, यहाँ पर जो लोग आएंगे यहाँ पर सभी लोगों को रेलवे स्कूल में हमारी मेडिकल टीम रहेगी, जहाँ पर उनका मेडिकल स्क्रीनिंग कराया जाएगा और वहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के उपरांत जो गाड़ियाँ हैं उसको हम लोगों ने सैनिटाइज करके रखा है, उसके माध्यम से विभिन्न जिलों में चले जाएंगे। सर, ये पहली ट्रेन आ रही है, इसके बाद भी कोई ट्रेन आने की खबर है अभी तक? अभी तक जो सूचना मिल रही है कि कई जो साउथ बाउंड स्टेट्स हैं वहाँ से कुछ ट्रेन चलने की संभावना बताई गई है, लेकिन जैसे जैसे बात स्पष्ट होगी खबरें रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा संपुष्ट किया जाएगा, उसके अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा सारी कार्रवाई की जा रही है। तो हमारे साथ थे पटना के डीएम कुमार रवि। इनका कहना है कि जो श्रमिक आ रहे हैं वो यहाँ पर पहले ट्रेन से उतरेंगे, उसके बाद उनकी स्कैनिंग की जाएगी, मेडिकल जांच की जाएगी और उसके बाद उनको उनके गृह जिला भेजा जाएगा, जहाँ उन्हें 21 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी सौरभ कुमार इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। सौरभ, इस वक्त क्या जानकारी कि कितनी देर में ये जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो फिर यहां से भी उन लोगों को थोड़ी देर के बाद खिलाने पिलाने के बाद उनके शहरों में भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ट्रेन लगी हुई है। जी ठीक है सौरभ, मैं आपके पास लौटता हूं क्योंकि आपका संपर्क टूट गया, वहां पर शायद नेटवर्क की परेशानी आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है ये कल की है जब जयपुर से लोग रवाना हो रहे थे। जी सौरभ, अगर आप तक आवाज आ रही है तो बिल्कुल, मैं दानापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे ट्रेन देख सकते हैं, यह ट्रेन आर्मी की है, यानी आर्मी के जो जवान हैं उनको लेकर गुवाहाटी जा रही है और इसके थोड़ी देर के बाद करीब 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आएगी जो जयपुर से श्रमिकों को लेकर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 1187 श्रमिकों की संख्या है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे श्रमिक स्टेशन पर उतरेंगे, बगल में यानी 200 मीटर की दूरी पर एक सरकारी रेलवे विद्यालय है, वहां पर सभी श्रमिकों को ले जाया जाएगा, उनका नाम लिखा जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कुछ शायद तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वक्त आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, आपने बताया कि वहां पर कभी कुछ ही देर के अंदर ये जब जैसे ही गुवाहाटी के लिए ये आर्मी की ट्रेन निकलेगी उसके बाद लोग पहुंचेंगे। आप स्थिति पर नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये दरअसल जयपुर की तस्वीर है। ये जयपुर से कल पटना के लिए रवाना हो रही थी ट्रेन, उस वक्त की ये तस्वीर है। उसके बाद ये ट्रेन अब पटना कुछ देर में पहुंचने वाली है, दानापुर स्टेशन पहुंचेगी, वहां पर भी इन मजदूरों को ठहराया जाएगा और उसके बाद इन्हें अपने अपने इलाकों में भेजा जाएगा। वहीं देश में लॉकडाउन 3 का ऐलान हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन 3 में काफी कुछ छूट की भी बात कही गई है। लेकिन लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक गतिरोध कैसे दूर होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप चौधरी ने बात की जेके एंटरप्राइजेस के सीईओ अनंत सिंघानिया से। आर्थिक गतिविधियों को लेकर किस तरह की इजाजत, किस तरह की छूट मिल सकती है, यह सवाल सबके जहन में है। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अनंत सिंघानिया हैं, सीईओ हैं जेके एंटरप्राइजेस के। और अनंत, सभी के जहन में यह सवाल और आपके भी, लॉकडाउन खुलेगा, वो खुलेगा कैसे? 21 अप्रैल से कुछ जगहों पर आर्थिक गतिविधियों की इजाजत सरकार ने दे दी है, लेकिन वो अभी बेमानी साबित हो रही है। कोई नहीं खोल रहा ग्रामीण इलाकों में अपने कल कारखानों को। तो आपकी उम्मीदें क्या हैं पोस्ट 3 मई? देखिए, पोस्ट 3 मई मुझे लगता है कि जो ग्रीन जोन्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में कोई कोविड केस है नहीं, वहाँ खुलने की बहुत बिल्कुल ही खुल जाएगी। अब जहाँ तक फैक्ट्रियों का बात है, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनकी एसेंशियल सर्विसेज की फैक्ट्रियाँ हैं,
वाकई की उनको परमिशन मिल गई थी चालू करने के लिए, बट बिकॉज माइग्रेंट वर्कर्स नहीं घूम सकते थे, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुलने, विदाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग ये फैक्ट्री चालू नहीं कर पाए। और उसके अलावा कंफ्यूजन भी थोड़ी क्रिएट कर दी सरकार ने, जो फरमान जारी किया कि आप फैक्ट्री खोल दीजिए, लेकिन अगर कोई कोरोना पॉजिटिव केस मिल गया तो आपके खिलाफ यानी कि मालिक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है, 3 महीने के लिए फैक्ट्री सील हो जाए। बाद में क्लैरिफिकेशन आई विलफुल डिफॉल्ट होनी चाहिए, विलफुल नेग्लिजेंस होनी चाहिए, पर वो तय कौन करेगा? इस संशय के चलते कोई खोल नहीं रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अनंत। देखिए, जो हमें सोचना है डिसिप्लिन की द्वार से देखा जाए या फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात देखा जाए, तो कोई भी लॉ गवर्नमेंट लाती है उसमें प्लस एंड माइनस रहती है। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग अंधाधुंध काम नहीं करें, कि सोचे कि अभी चालू हो गया मतलब बिना कोई सैनिटेशन रूल्स के एकदम नेग्लिजेंट मैनर की जैसे कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ 40 दिन की छुट्टी मिलकर हम लोग वापस चालू कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़े स्टेप्स रहना ज़रूरी है, पर अभी ये क्या हद तक ये मिसयूज़ होगा या मिस इंटरप्रेट होगा ये तो टाइम ही बताएगा। पर मेरे हिसाब से गवर्नमेंट के इंटेंशन सही थे ये लाने के तरफ। तो गवर्नमेंट की इंटेंशन सही है, कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़नी है, लेकिन जो आपने कहा कि भाई 3 तारीख के बाद स्टैगर्ड तरीके से भी खोल दो, जो ग्रीन जोन्स हैं वहाँ पर आप गतिविधियों की इजाज़त दे दो, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी होती है। एक साइकिल है ना पूरी की पूरी, कि भाई आपका कच्चा माल भी आना है, आपका माल तैयार हो गया तो वो तैयार माल को भी भेजना है। अब मैं जेके एंटरप्राइजेज़ की ही बात करूं, आपके ही ग्रुप की बात करूं, आपकी बहुत सारी फैक्ट्री, जहां मैं बैठा हूं नोएडा में, सूरजपुर में भी फैक्ट्री है, गुड़गांव में ऑफिसेज हैं, आपके फरीदाबाद साइड में भी दखल है। तो ये तो सारे रेड जोन्स हैं। आप मुंबई में बैठे हैं, मुंबई रेड जोन है, अहमदाबाद की बात हो, बेंगलुरु की बात हो, कानपुर की बात हो, ये तमाम वो इलाके हैं जो इंडस्ट्रियल हब्स हैं। पर यहाँ तो कुछ इजाज़त होगी नहीं, तो ये खुलेगा कैसे? जब तक पूरा आर्थिक पहिया नहीं घूमेगा, इकोनॉमी तो वापस ट्रैक पे नहीं आएगी ना। मैं आपसे ये बात में सहमत हूँ कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, हमारी जेके ग्रुप की फैक्ट्रियाँ तमाम शहरों में हैं, तमाम स्टेटों में हैं, पर जहाँ तक फैक्ट्री पर से है, हर एक फैक्ट्री सबकी सप्लाई चेन अलग अलग शहरों से आती है, अलग अलग कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आती हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ टाइम लगेगा, इसकी सप्लाई चेन बदलेगी। जो लोग जैसे इंपोर्ट पर निर्भर रहते हैं उनकी इंपोर्ट तो आएगी नहीं, शायद वो शहरों से, जो कंट्रियों से इंपोर्ट आ रही, वो शहरों में क्या सिचुएशन है कुछ किसी को मालूम नहीं है। तो ये पूरी चीज़ में कम से कम 3 से 6 महीना लगेगा कोई भी स्टेबिलिटी आने के लिए। भले ये 30-35 दिन 40 दिन की रुकावट है, पर इसको रीस्टार्ट करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, जब तक ये कुछ भी नॉर्मलसी आएगी। और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हम जो ये लॉकडाउन जारी रखेंगे रेड जोन्स में और सब चीज़ ना खोलेंगे, जैसे एयर ट्रैवल, ट्रेन ट्रैवल, लोकल ट्रैवल, बस, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना हम लोग टाइम लगेंगे सोच समझ के, ये सब चीज़ को कोई ना कोई चीज़ को डिले करेगी। और इसके अलावा देखिए, सरकार ने 1,70,000 के राहत पैकेज का ऐलान किया, मनरेगा के लिए पैसे दिए, महिलाओं को 500 रुपये दिए, 2,000 रुपये की भी ट्रांसफ़र की बात है। लेकिन अनंत, क्या ये काफ़ी है? फिर मैं वही बात करूंगा, जो हमारा इकोनॉमिक व्हील है, आर्थिक पहिया है, उसे चलाने के लिए क्या ये काफ़ी है? मैं लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं से ये सवाल पूछता हूँ कि भाई अगर हम वेस्ट की तरफ देखें, 10 से 15% अपने जीडीपी का वो बेल आउट पैकेज के तौर पर देने को तैयार हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आधा फीसदी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं नहीं, हमने तो 10 लाख करोड़ के करीब दे दिया है, हालांकि उसका जो ब्रैकेट्स हैं, उसके अलग अलग मद हैं, वो बता नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है, और जो अब तक दिया गया है क्या वो काफ़ी है? मैं सोचता हूँ बेल आउट की बहुत ज़रूरत है। हम लोग ने अभी जो एमएसएमई एसएमई सेक्टर को कम से कम 5 से 7 लाख करोड़ की ज़रूरत है।
हमें किक स्टार्ट करने के लिए 2-3 चीज़ अहमद करने की ज़रूरत है। एक है टैक्सेशन की तरफ से, जो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, वेदर इट इज़ जीएसटी, वेदर इट इज़ योर इनकम टैक्स, इसमें कुछ ना कुछ छूट देने की ज़रूरत है ताकि लोग ये आइटम्स कंज्यूम करें। एक सजेशन मैंने कोई ना कोई वेबिनार में सुना था, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि हम जीएसटी या तो 0 कर दें या 50% कर दें अगले 3 महीने के लिए। इससे क्या होगा, जो लोग कंज्यूम करेंगे उन्हें मालूम है कि 3 महीने में ये जीएसटी बढ़ने वाली है, तो वो डेफिनेटली जो बॉर्डर लाइन में है वो कंज्यूम कर लेंगे। पर ये कैच 22 सिचुएशन नहीं है क्या आनंद? आप मुझसे बेहतर इकोनॉमिक्स समझते हैं, खर्च और आमदनी का जो ये चक्कर है उसको आप मुझसे बेहतर समझते हैं। सरकार के पास पैसे तो है नहीं, तनख्वाहें देने के लिए भी दिक्कत आ रही है, डीए कट रहे हैं, सैलरीज कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी काटी जा रही हैं, वो न्यू नॉर्मल हो गया है, डाउन साइजिंग भी हो रही है, तो सरकार टैक्स नहीं लगाएगी तो सरकार के पास पैसा कहाँ आएगा? ये कैश 22 तो है ना। देखिए, वर्ल्ड ओवर अभी करीबन $90 ट्रिलियन की वर्ल्ड इकॉनमी है। यूएस इकॉनमी $20 ट्रिलियन की है, इंडियन इकॉनमी $3 ट्रिलियन की है। हर एक गवर्नमेंट वर्ल्ड ओवर ये क्राइसिस में पैसा छाप रहा है। हमें इंडिया को करेंसी ये टेम्परेरी मेजर के लिए प्रिंट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सपेंडिचर के द्वार से सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें आदमी को संभालना है और इकॉनमी को संभालना है। इसका एग्जैक्ट बैलेंस किसी को नहीं आता है, इसमें टाइम लगेगा। और बैलेंस के लिए हम सैनिटेशन कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए नए स्टैंडर्ड्स आए हैं हाइजीन के लिए। पर हमें इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए भी हाइजीन लाना पड़ेगा। हाइजीन खाली बैंकों से लिक्विडिटी मिलने से नहीं मिलेगी, हमें क्लियर कट सब्सिडी या एटलीस्ट डिले कि आप टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, कब यदि आपको काम नहीं करना है, आप हमें 3 महीने की सहूलियत दीजिए कि 3 महीने के बाद हम जीएसटी भरें, तो एटलीस्ट ये हमारी लिक्विडिटी आ जाएगी। एक दूसरा चीज़ है, जो हमने पिछले 2 साल 3 साल मतलब जितने भी वक्त से हम जीएसटी के रेजिम में हैं, उसके अगेंस्ट हमें एडवांस कर दें कि जो जीएसटी हमने समझे पिछले साल में 10 करोड़ का जीएसटी बचाए, उसके अगेंस्ट हमें 7 करोड़ 8 करोड़ का लोन मिल जाए हर एक बिजनेस को, बिना पूछे। खाली सिंपल जो आपका पिछले साल का रिटर्न है उसका 80% आप जीएसटी का एडवांस दे दें, तो इससे बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कि सरकार एक 3 लाख करोड़ के राहत पैकेज की बात कर रही है, खास एमएसएमई सेक्टर जो आप बात कह रहे हैं, और उसमें वही जो बैंक से आपको पैसा भी मिल सकता है या पैसा मिल रहा था, उसमें और बढ़कर पैसा देने को बैंक तैयार होंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी पुष्ट नहीं हुई हैं, अभी पुख्ता नहीं हुई है। क्या आप ऐसे कदम का वेलकम करेंगे? जी, आई थिंक इट वुड बी बहुत अच्छा होगा इंडस्ट्री के लिए और सपोर्ट के लिए। हमें यदि कैपिटल सब्सिडी मिले या इंटरेस्ट सब्सिडी, अभी आपने मोरेटोरियम की बात की है बैंकों ने, पर इंटरेस्ट तो जारी है। इंटरेस्ट कौन भरेगा जब हमारी इनकम ही नहीं है, हम वो कैपिटल यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं ये लॉकडाउन के पीरियड में, और लॉकडाउन के बाद में भी ये कैपिटल पूरी तो यूज़ नहीं हो पाएगी। और इसमें भी एक और दिक्कत है आनंद, जो रिपो रेट में, खास रिवर्स रिपो में जो कटौती की, पहले 90 बेसिस पॉइंट्स की, उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट्स की, 90 बेसिस पॉइंट्स की भी जो कटौती की थी, बैंकों के पास 6,90,000 करोड़ रुपए आए थे, लेकिन वो 25,000 करोड़ ही आगे डिसबर्स करने को तैयार थे। अब आरबीआई ये सोच रहा है 25 बेसिस पॉइंट के बाद 50,000 करोड़ दे दिए जाएंगे। बैंक क्या देने को तैयार हैं अभी पैसे? देखिए, इसमें ऐसा है कि बैंक जब एनबीएफसी को हो या कोई भी है, उनका पूरा जो रिस्क है वो ले रही है। भले बैंक को आरबीआई से पैसा मिल रहा है चीपर रेट पर रिस्क तो बैंक के लेवल पर रह रही है, और बैंक ये वक्त में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रही है, मुझे ये लग रहा है। तो ऐसे में क्या बेहतर ये नहीं होगा आरबीआई सीधा एनबीएफसीज को रीफाइनेंस करे? बीच में बैंक जो बिचौलिए बने हुए हैं, देखिए बड़ा सीधा सा काम है ना, आरबीआई ब्याज लेता है बैंकों से, बैंक और ब्याज चार्ज करके फिर एनबीएफसीज को देंगे, और एनबीएफसीज फिर आगे वो पैसा देंगे, तो बहुत सारा ब्याज हो जाता है।
करेक्ट? इसमें जो हम इतने सालों से ये एक सिस्टम कर रहे हैं कि आरबीआई बैंकों से बात करिए, बैंकों अपने बोरोवर से बात करिए, इसको बदलने के बजाय बैंकों को जो सपोर्ट मिले आरबीआई से कि ये लोन का सपोर्ट हम आरबीआई डायरेक्टली दे रही है बैंक को, यदि ये हो जाए तो इसमें जो रिस्क है बैंक का रिस्क वो आरबीआई डायरेक्टली शेयर कर सकती है बैंकों के साथ। और एक और जो ये हमारी फैसिनेशन है, आपने थोड़ा इशारा भी किया अनंत, लेकिन मैं थोड़ा इलाबोरेट करवाना चाहूँगा आपसे। हमारी एक फैसिनेशन है फिस्कल डेफिसिट की, भाई वित्तीय घाटा हमारा 3.5% होना चाहिए। क्या ये वक्त है, ये संक्रमण काल, ये संकट काल, कि हम इस फैसिनेशन में अटके रहें? अरे थोड़ा बढ़ने दो फिस्कल डेफिसिट को, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये संकट काल है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट इतना नियर साइटेड रहेगी कि ये डिसाइड करेगी कि ये फिस्कल डेफिसिट पर चलना पड़ेगा। हमें गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लुक आफ्टर द इकोनॉमी एंड द पीपल। मुझे बहुत आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बहुत बहुत शुक्रिया अनंत सिंघानिया अपनी राय हमसे साझा करने के लिए।